नमस्कार। बहुत ही जल्द अपने देश का बजट प्रस्तुत होने वाला है। चलिए देखते हैं आज इस बजट को किस तरह पढ़ा जाए या इसे कैसे समझा जाए। केंद्रीय बजट क्या है? आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के लिए अनुमानित सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर का विस्तृत ब्यौरा। ये आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टैक्सेशन पर सरकार की नीतियों को दर्शाता है। केंद्रीय बजट को पढ़ना और समझना पहली बार में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। आइए सबसे पहले इसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे केंद्रीय बजट के दो मुख्य घटक होते हैं। एक रेवेन्यू बजट, जो सरकार की इनकम और दिन प्रतिदिन के खर्चे को दर्शाता है। दूसरा कैपिटल बजट, जिसमें दीर्घकालीन निवेश यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट्स के बारे में जानकारी होती है। साथ ही इसमें रिसिप्ट्स यानी जिसमें सरकारी आय के सोर्सेस जैसे टैक्सेस, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, कर्जे आदि की जानकारी होती है, और एक्सपेंडिचर्स जिसमें विभिन्न सेक्टर्स जैसे रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए किया जाने वाला फंड एलोकेशन के बारे में जानकारी होती है। आइए बजट समझने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स और उनके अर्थों को समझते हैं। एक, फिस्कल डेफिसिट। इसे याद रखिए, सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम कर्जे को छोड़कर के बीच का अंतर फिस्कल डेफिसिट होता है। द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ये इसका डेफिनेशन होता है। दूसरा, रेवेन्यू डेफिसिट, सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बीच का अंतर। द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तीसरा होता है डायरेक्ट टैक्स, व्यक्तियों और कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस पर लगाए जाने वाले कर जैसे कि आयकर, कारपोरेट कर इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कर जैसे जीएसटी, सीमा शुल्क, ये इसमें शामिल होंगे। फिर सब्सिडी, सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों या समूहों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता सब्सिडी कहलाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखना है, कैपेक्स जिसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के निर्माण पर किया जाने वाला खर्चा इसमें बताया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी दिन प्रतिदिन का ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जैसे वेतन, पेंशन आदि इसमें शामिल होते हैं। आइए अब केंद्रीय बजट डॉक्यूमेंट की संरचना को समझते हैं। सबसे पहले बजट भाषण, जो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण पर ध्यान दें, जो की अनाउंसमेंट्स, पॉलिसीज और फंड एलोकेशन का सारांश देती है। दूसरा पार्ट वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर का विश्लेषण होता है। तीसरा, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा की गई फंडिंग की मांग, विभिन्न सेक्टर्स को किया गया फंड एलोकेशन। इसमें देखिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा, बुनियादी ढांचे आदि जैसे क्षेत्रों को कितना धन एलोकेट किया गया है। फिर आता है फाइनेंस बिल, जिसमें कर कानून में किए गए प्रस्तावित परिवर्तन शामिल है। कर प्रस्तावों की समीक्षा करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हुए बदलाव को समझें, क्योंकि वे व्यक्तियों और व्यवसायों को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है एप्रोप्रिएशन बिल, जो सरकार को भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने की अनुमति देता है। आर्थिक संकेतकों का आकलन करें। फिर फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और ऋण स्तर का विश्लेषण करके सरकार के फाइनेंशियल हेल्थ का आकलन करें। इस तरह इसकी संरचना को ध्यान से देखें। अगला फोकस कुछ प्रमुख हाइलाइट्स पर करते हैं। पहले आर्थिक विकास, जीडीपी में वृद्धि और महंगाई का अनुमान इससे आप लगा सकते हो। दूसरा, कर सुधार, आयकर स्लैब, कारपोरेट कर दरों या जीएसटी का बदलाव इसमें आपको दिखेगा। समाज कल्याण योजनाएं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए कितना निधि दिया गया है, ये इसमें आपको पता चलेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों और डिजिटल बुनियादी ढांचों में कितना निवेश किया जाता है, ये आपको इससे पता चलता है। डिफेंस और सिक्योरिटी, इसमें डिफेंस के लिए कितने फंड एलोकेशन किए हैं और उसकी मॉडर्नाइजेशन या आधुनिकीकरण के लिए क्या नीतियां बनाई है सरकार ने, इसका अनुमान आ जाता है। कृषि और ग्रामीण विकास, किसानों और ग्रामीण बुनियादी ढांचों के लिए दिया जाने वाला समर्थन, इस सरकारी नीति का अवलोकन आप इसमें कर सकते हैं। लोक सेवा, जिसमें अनुदान, पेंशन योजनाएं और कल्याण कार्यक्रमों में कितनी वृद्धि हुई है, इसकी जांच कर सकते हैं। बाद में केंद्रीय राज्यों को दिए जाने वाला निधि, आप देख सकते हैं कि राज्यों को विशिष्ट कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है। खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों के लिए क्या सरकार ने नीति अपनाई है। सुधारों पर भी ध्यान दें। संरचनात्मक सुधारों, अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उपायों जैसे टैक्सेशन, शासन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSU में सुधार, इन पर भी ध्यान दें। इसके बाद डिजिटल और हरित पहल की नीति, इसमें तंत्रज्ञान, डिजिटाइजेशन और सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स में कितना निवेश दिया है, इसको देख सकते हैं, जिसमें हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन आदि शामिल होते हैं। इस बजट का विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करें, जैसे व्यक्ति, इसमें व्यक्तिगत कर स्लैब, छूट और कटौतियों में भी परिवर्तन देखें, या कारपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें व्यापार कर में सुधार, स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि पर ध्यान दें। इसके अलावा यहाँ आप समझ सकते हैं कि सरकार ने कर्ज प्रबंधन और उधारी के लिए क्या योजनाएं बनाई हैं। इसके लिए कुछ बातों को समझें, जैसे ऋण GDP अनुपात, डेट GDP रेशो। बजट अक्सर देश के GDP के संबंध में उसके डेट के रेशो को संदर्भित करता है। उधार नीति यानी बोरोइंग प्लान्स, सरकार आंतरिक उधार या बाह्य उधार यानी इंटरनल और एक्सटर्नल बोरोइंग प्लान्स के माध्यम से धन को जुटाने की योजना कैसे बनाती है। फिर बजट महंगाई, बेरोजगारी या आर्थिक मंदी जैसी तत्कालीन समस्याओं का समाधान कैसे करता है, इसके बारे में भी जानकारी देता है। इसे समझें। सरकार के लॉन्ग टर्म विजन जैसे विजन 2030, ऊर्जा, शिक्षा या तंत्रज्ञान पर राष्ट्रीय नीतियों, इसके बारे में भी आपको समझना होगा। सरकार व्याख्यात्मक नोट्स, आर्थिक सर्वेक्षण और अन्य दस्तावेज भी प्रदान करती है, जो बजट और अर्थव्यवस्था, व्यवसायों और व्यक्तियों पर इसके प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। अब अंततः देखते हैं कि दस्तावेज कैसे पढ़ें। पहले सारांश पढ़ें। वित्त मंत्री का भाषण और बजट सारांश मुख्य बिंदु प्रदान करते हैं। फिर प्रमुख आंकड़ों पर नजर डालें। रेवेन्यू, व्यय, राजकोषीय घाटा और देश के समग्र आर्थिक स्वास्थ्य से संबंधित आंकड़ों को समझें। फॉलो अप ऑन पॉलिसी प्रपोजल्स, इसमें देखें कि क्या कुछ प्रस्तावों का विशिष्ट क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। अंत में केंद्रीय बजट को समझने का अर्थ है संख्याओं को सरकार की नीतिगत दिशाओं से जोड़ना और वह कैसे व्यक्तियों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से प्रभावित करता है, ये देखना। तो आइए आगामी बजट को बारीकी से परखें और देश के विकास में सरकार का सहयोग दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।